तो हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है एक नए टाइप की सिंगुलरिटी जिसके बारे में मैंने उस समय डिस्कशन नहीं किया था एंड दैट सिंगुलरिटी इज ब्रांच पॉइंट सिंगुलरिटी। ब्रांच पॉइंट सिंगुलरिटी, तो ये भी एक सिंगुलरिटी है। लेकिन अभी तक की सिंगुलरिटी में आपने क्या देखा था कि कुछ पॉइंट्स पे फंक्शन ब्लो कर रहा था, वहां पे वैल्यू क्या हो जा रही थी, इनफाइनाइट हो जा रही थी। लेकिन ब्रांच पॉइंट सिंगुलरिटी में ऐसा नहीं है। यहां पे क्या है कि किसी पॉइंट पे फंक्शन की कई वैल्यूज आ जाएंगे, तो फंक्शन क्या हो जाता है, मल्टी वैल्यूड। और फंक्शन का मल्टी वैल्यूड होना भी एक सिंगुलरिटी है। अगर मान लो तुम किसी पॉइंट एफ एक्स नॉट पे जाओ और तुम देखो कि यहां 4 वैल्यूज आ गई, तो कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करोगे? तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सिंगुलरिटी। तो फंक्शन का किसी पॉइंट पे मल्टी वैल्यूड हो जाना भी एक सिंगुलरिटी है। ऐसी ही एक सिंगुलरिटी अपीयर होती है लॉगरिदमिक फंक्शंस में। ठीक है, अगर मैं लॉगरिदमिक फंक्शन की बात करूं, जैसे सबसे सिंपल ले लेता हूं, एफ जेड इज इक्वल टू एल एन ऑफ जेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल एन ऑफ, अगर इसको मैं ध्यान से देखूं तो एल एन ऑफ आर ई टू द पावर आई थीटा, और दिस विल बिकम ln of r प्लस आई थीटा प्लस 2n पाई, जनरल वैल्यू के लिए, बिकॉज थीटा उस प्लेन में जनरल वैल्यू दे सकती है ना। तो अब जब तुम प्लेन में किसी पॉइंट को देखते हो, मान लो वो पॉइंट है ये a, the value is a, capital A, that will be for some r and some theta। अब तुम ये क्लेम कर रहे हो कि इसकी जनरल वैल्यू के लिए तुम थीटा की वैल्यू 2n पाई से बढ़ा सकते हो, लेकिन ध्यान से देखो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। जैसे ही तुम थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, नया जो रेडियस होगा अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, वो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब कि तुम जब घूम के आओगे तो तुम एक नई जगह पहुंच जाओगे, आर बदल जाएगा, और थीटा थीटा प्लस 2 पाई, 4 पाई, 2n पाई। तो इट इज जस्ट लाइक अ मल्टी लेवल पार्किंग, कि जिसमें तुम घूमते हो और फट से ऊपर वाली प्लेन पे सेम पॉइंट के ऊपर पहुंच जाते हो, फिर घूमते हो, फिर उस पॉइंट के ऊपर पहुंच जाते हो, फिर घूमते हो। ये चीज देखो, जो z है, दिस z कैन बी रिटन एज आर ई टू द पावर आई थीटा। फिर इसको ओपन करोगे एल एन आर, तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हो। अब तुम अगर सपोज यहां से तुम चलते हो, तो नॉर्मल केस में घूमते हुए तुम यहीं पहुंच जाते, बट इस केस में ये इंक्रीज हो जा रहा है रेडियस, तो तुम इस प्लेन पे ऐसे चलोगे, तो इस बात को कैसे एक्सप्लेन करें? तो तुम पहुंच वहीं रहे हो, बट एक्चुअली नेक्स्ट प्लेन पे पहुंच जा रहे हो। इस चीज को ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है, क्योंकि ये देखो ना, ये मैग्नीट्यूड नहीं बढ़ जा रहा है भाई, ये रियल पार्ट है और ये आयोटा इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर इमेजिनरी पार्ट बढ़ गया तो टोटल मैग्नीट्यूड नहीं बढ़ जाएगा?
ठीक है। तो जो ये समस्या है, इसको हम, अब ये किसकी वजह से हो रही, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें ब्रांच पॉइंट क्या है, यानी कि वो सिंगुलरिटी क्या है। अगर तुम बाई चांस ऐसे घूमते तो कुछ ना होता। देखो, ये पकड़ा तो कोई सिंगुलरिटी नहीं आती। अगर और नीचे आते तो कोई सिंगुलरिटी नहीं आती। जैसे ये ओरिजिन को तुम इंक्लूड करोगे, तुरंत ये सिंगुलरिटी आ जाएगी। तो किसकी वजह से हो रहा है? ओरिजिन की वजह से। तो इसलिए यहां पे z इज इक्वल टू 0 इज अ ब्रांच पॉइंट। z इज इक्वल टू 0 इज अ ब्रांच पॉइंट। और अगर मैं अब इसको जनरलाइज कर दूं, एफ जेड इज इक्वल टू एल एन जेड माइनस जेड जीरो। क्या मतलब कि अगर सपोज ये रेडियस वेक्टर है, मान लो तुम ऐसे घूम के ऐसे वापस आ जाओ, तो कोई ब्रांच पॉइंट कोई सिंगुलरिटी जनरेट नहीं होगी, तुम उसी पॉइंट पे वापस पहुंच जाओगे। जब तक कि तुम इसको नहीं इंक्लूड करते अपने घूमने में। जैसे ही तुमने इस जीरो को इंक्लूड किया, इसके अबाउट घूम के गए, वैसे ही तुम नेक्स्ट प्लेन पे पहुंच जाओगे। अगर उस पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया तो वापस उसी पॉइंट पे पहुंच जाओगे। ये बात समझ आ रही है? हाँ। मान लो कि तुम किसी कैपिटल ए पॉइंट पे हो और ये इस तरीके से कनेक्टेड है रेडियस वेक्टर, और फिर इसको तुम ऐसे मूव कराओ और वापस ऐसे पहुंच जाओ, तो थीटा तो सेम ही रह गया ना। थीटा में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर सपोज कि तुम वापस यहां आना चाहते हो, लेकिन इस ओरिजिन के अबाउट घूम के आना चाहते हो, तो थीटा में थीटा प्लस टू पाई आ जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो ये प्रॉब्लम की जो जड़ है वो क्या है? वो ओरिजिन है। अगर ये ओरिजिन नहीं हो तो ये, आई I मीन mean, इसके अबाउट घूमने की वजह से ही ये प्रॉब्लम आ रही है। दिस यू शुड अंडरस्टैंड। जैसे यहां पे मान लो तुम इस पॉइंट के अबाउट घूमे तो कुछ नहीं हुआ। आर यू गेटिंग इट? सो इफ ओरिजिन इज इंक्लूडेड, then only that problem is happening. That's why it is a branch point. Branch point is just name of this singularity. इस सिंगुलरिटी का नाम क्या हो जाएगा? ब्रांच पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। अब ये चीज जो है वो दूसरी तरीके से भी देख सकते हो कि मान लो कि तुम एफ जेड इज इक्वल टू जेड टू द पावर हाफ को देखो। हम्म? तो तुम अगर इसको किसी ओमेगा में ट्रांसफॉर्म कर लो, तो z टू द पावर हाफ विल बी इक्वल टू ओमेगा। मान लो किसी ओमेगा कॉम्प्लेक्स फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर लो, तो z विल बिकम ओमेगा स्क्वायर। और जब तुम वापस कैलकुलेट करना चाहोगे तो इट विल बिकम प्लस ऑफ z टू द पावर हाफ एंड माइनस ऑफ z टू द पावर हाफ। तो ये भी एक मल्टी वैल्यूडनेस है। ठीक है। तो z टू द पावर हाफ, z टू द पावर 1/3, ये सब में भी किसकी वजह से सारी चीजें हो रही हैं? तो इसमें भी
अगर इसको तुम लॉग वाले डोमेन में लेके जाओ तो ये भी तो एल एन जेड ही बन जाएगा ना, अगर दोनों तरफ लॉग ले लें। तो ये भी यहां पे भी z इज इक्वल टू 0 इज अ ब्रांच पॉइंट। और अगर मैं ऐसे लिख लूं तो z माइनस जेड नॉट टू द पावर हाफ, तो जेड नॉट ब्रांच पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। और इसके साथ साथ एक पॉइंट ब्रांच पॉइंट तो यहां होगा। और अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन कर लें किसी फंक्शन में, तो जैसे z इज इक्वल टू 0 है तो उसको 1/z पर पुट करो तो इन्फिनिटी भी आ जाता है ना। तो z इज इक्वल टू इन्फिनिटी भी ऑल्सो इज अ ब्रांच पॉइंट। तो z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू इन्फिनिटी दोनों ब्रांच पॉइंट है, और दोनों को जोड़ने वाला कोई भी लाइन ब्रांच कट हो जाएगा। दो ब्रांच पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन है, दैट विल बी नोन एज ब्रांच कट। तो यहां पे भी z इज इक्वल टू जेड नॉट और इन्फिनिटी। नहीं नहीं, अभी रुक जाओ बस, ज्यादा जनरलाइज नहीं कर सकते। अब इसकी जब कैलकुलेशन करके हम देखते हैं तो होता यह है कि मान लो एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर हाफ है, और जेड माइनस जेड नॉट 1। हाँ, log z का भी है, लिखा नहीं मैंने? ये लिखा तो। इसमें भी वो सेम ही रीजन होता है कि यहां पे 0 है, और ये स्विच कर दो तो सेम चीज इन्फिनिटी पे भी होती है। ठीक है ना, तो 0 एंड इन्फिनिटी बोथ आर ब्रांच पॉइंट्स। ठीक है। कि जैसे मान लो फंक्शन है तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, कि जैसे मान लो कहीं 1/z पड़ा हुआ है, तो अगर z इज इक्वल टू 0 है तो उसको 1/z पुट कर लेते हैं, तो वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है। और जो चीज यहाँ पे 0 के कवर होने से हो रही है, वही चीज वहां इन्फिनिटी के कवर होने से होती है। ठीक है। तो इन्फिनिटी को बहुत वैसा पॉइंट मत समझो, क्योंकि रीमन स्फीयर में तो बिल्कुल सिंपल हो जाता है वो, अभी जो बताया था मैंने ना। तो उसका विजुअलाइजेशन सिंपल नंबर्स के टर्म में हो जाता है, जैसे कि पाई बाई 2, पाई बाई टू मैप कर रहा है इन्फिनिटी। ठीक। तो और थोड़ा सा, एक मैं थोड़ा सा लिमिटेड पढ़ा रहा हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। नहीं तो जितनी क्लासेस अभी हुई हैं उतनी ही ब्रांच पॉइंट में भी डिस्कस करनी चाहिए। अभी भी नहीं है? नहीं तो तुम इतना जितना मैं बता रहा हूँ वो 100% क्लियर रहेगा, वो उतना तो समझ लो। बताओ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। इन्फिनिटी वाला क्या है कि मान लो तुम्हें कोई फंक्शन दिया जाए जिसमें z इज इक्वल टू 0 के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं पुट कर दूं z इज इक्वल टू 1/y, तो वो ट्रांसफॉर्म होके वही पॉइंट इन्फिनिटी पे चला गया। ठीक है। अब देखो जरा, ये कैलकुलेशन मैं करके नहीं दिखा रहा हूं तुम्हें, थोड़ा सिंपल तरीके से बता दे रहा हूं कि इसमें ब्रांच पॉइंट्स बताओ। z0 और z01, और इन्फिनिटी के बारे में क्या कहोगे? तो ये पावर को जोड़ लोगे। अगर पावर जोड़ने पे इंटीजर बन जा रही है तो इन्फिनिटी ब्रांच पॉइंट नहीं है। तो यहां पे इन्फिनिटी ब्रांच पॉइंट नहीं है, क्योंकि हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1 बन जा रहा है। अब तुम कहोगे कि दूसरा एग्जांपल समझा दो ना, तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर हाफ, जेड माइनस जेड नॉट 1 to the power 1/3, then z0, z01 and infinity are the branch points.
इसका भी लॉजिक है, वही ट्रांसफॉर्मेशन करके देखते हैं। तो जब ये जुड़ के ये बन जाता है तो वो इन्फिनिटी वाली चीज आती ही नहीं है उस ट्रांसफॉर्मेशन में, और जब ये नहीं बनता है तो आ जाती है। तो तुम चाहो तो हर क्वेश्चन में वो 2 पेज का ट्रांसफॉर्मेशन करके देखो। मेरे लिए वो पढ़ा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुझे अदरवाइज मैं पढ़ा ही नहीं सकता ना। कोई चीज मैं शॉर्ट कैसे कर सकता हूँ कि जब मेरे दिमाग में वो पूरा मैप है। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं चाहता क्योंकि उतना डिटेल में इस पे भी क्वेश्चन आते नहीं है। तो हम उसके चक्कर में क्यों पढ़ना है। तो अंडर रूट ऑफ z-2 एफ जेड, ब्रांच पॉइंट बताओ। 2 कॉमा और ब्रांच कट, 2 और इन्फिनिटी को जोड़ने वाली लाइन, 2 और इन्फिनिटी को जोड़ने वाली लाइन। तो अब जैसे तुम्हें नहीं समझ में आया क्योंकि तुम वो उसको अपने दिमाग में फॉर्मुलेट नहीं कर रहे हो। ब्रांच पॉइंट क्या है बताओ। पहला एक लाइन का आंसर बताओ। तुम्हारा नाम मैं भूल जाता हूँ यार। मोहित। ब्रांच पॉइंट क्या है? ये एक सिंगुलरिटी है। 1/z-2 में 2 क्या है? एक सिंगुलर पॉइंट। एफ जेड में एफ जेड इज इक्वल टू लॉग जेड में जेड इज इक्वल टू 0 क्या है? सिंगुलर पॉइंट है जिसका नाम क्या है? ब्रांच पॉइंट है उसका। तो पहले तो वो मेंटल इनर्शिया हटाओ, ब्रांच पॉइंट ना। ब्रांच पॉइंट इज अ व्हाई दिस सिंगुलरिटी अराइजेस 1/z-2 में z इज इक्वल टू 2 पे क्या हो रहा है? फंक्शन ब्लो कर रहा है। एफ जेड इज इक्वल टू जेड, एफ जेड इज इक्वल टू एल एन जेड, जेड इज इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है? नहीं, फंक्शन मल्टी वैल्यूड हो जा रहा है। फंक्शन की बहुत सारी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं। फंक्शन इज बीइंग मल्टी। सो दोनों की डेफिनेशन डिफरेंट हो गई ना। वहां पे ब्लो करना और यहां मल्टी वैल्यूड होना। ठीक, ये एक लेवल की बात समझ में आई। फिर ब्रांच पॉइंट एक तो दिख रहा है जो, दूसरा इन्फिनिटी वाली बात। तो अभी इतना क्लियर है। पहले थोड़ा कम कम ही जाने भाई, जैसे मान लो जिस चीज के बारे में कुछ नहीं आता उसके बारे में पहले 2-4 पॉइंट ही जान ले, ताकि वो हवा में तो ना रहे ना। ठीक है। अब जो ये ब्रांच पॉइंट है इनकी मजेदार बात ये है कि जैसे तुम्हें क्या करना पड़ेगा। एक सेकंड रुको। तो अब हम क्यों पढ़ रहे हैं ये? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि कुछ हम ऐसे इंटीग्रल्स को हैंडल कर पाए। अब देखो तुम्हें किस नजर से देखना है ब्रांच पॉइंट को। जैसे तुम 1/z-2 में 2 को देखते थे, वैसे ही तुम्हें अगर ln z कहीं आ गया तो z इज इक्वल टू 0 को देखना है। z इज इक्वल टू 0 विल बी अ ब्रांच पॉइंट। ठीक है। तो अब ये जो इंटीग्रेशंस हैं इन्वॉल्विंग ब्रांच पॉइंट, जरा इनको देखते हैं। इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग ब्रांच पॉइंट। तो एक मैं डायरेक्ट रिजल्ट यूज करूंगा। ठीक है। दैट इज इंटीग्रेशन 0 to ∞ x to the power अल्फा fx dx
इज इक्वल टू, दिस इज बेस्ड ऑन कॉशी थ्योरम, हाँ, इज इक्वल टू 2 पाई आई अपॉन 1 - e⁻²2 पाई आई अल्फा। याद रह जाएगा, ऊपर भी 2 पाई आई है, नीचे भी 2 पाई आई है, ठीक। और यहां पे समेशन रेसिड्यू किसका, इस पूरे फंक्शन का ना। तो क्या है पूरा फंक्शन, z⁻ अल्फा एफ जेड एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ देना है, जीरो क्योंकि ब्रांच पॉइंट है, उसको छोड़ते हुए निकलना है, वो एक अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। अब वो तुमने शायद बना हुआ देखा होगा कि जैसे मान लो तुम चलते हुए आ रहे हो, ये ओरिजिन आ गया, तो इसको छोड़ते हुए एप्सिलॉन रेडियस बनाते हुए निकल गए, ठीक है। तो वो सब इस थ्योरम में इंक्लूडेड है। तो मतलब हम उस थ्योरम का प्रूफ भी कर सकते हैं आधे घंटे लगा के, लेकिन वो मैं छोड़ रहा हूं। अब देखो ये कितनी बड़ी बात हो गई। अल्फा जो है वो है 0 से 1 के बीच में, अल्फा इज बिटवीन 0 to 1, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। एक कोई नंबर सोचो मन में 0 से 1 के बीच में, हाफ, हाफ यहां पहुंच जाएगा, हाफ यहां पहुंच जाएगा, z⁻, हाफ, क्या आ गया, z⁻, हाफ। अब z⁻, हाफ में ब्रांच पॉइंट क्या है, जीरो, उसको छोड़ देना है, उस पे रेसिड्यू नहीं निकालना है, बाकी जो पोल्स आएंगे एफ के कारण उस पे रेसिड्यू निकाल लेना है, इन्फिनिटी को भी नहीं लेना है, ठीक। इन्फिनिटी पे रेसिड्यू निकालने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो अब देखो जरा, यहां तक पहुंचते पहुंचते सब लोग ये हो जाते हैं, लेकिन अगर तुम सोचो कि तुमने 25 क्वेश्चन इसके कर लिए, बताओ कैसे। ठीक है, तो -1 आ गया, अब यहाँ पे लिख लेंगे 2 पाई आई 1/1 - 2 पाई आई -2 पाई आई अल्फा, सही है। और रेसिड्यू, ये मैंने गलत कर दिया, देखो एफ पूरे का निकालना था, तो यहाँ पे होगा z⁻1 - अल्फा, ठीक है। तो ये होगा -1/1 - अल्फा अपॉन -1, तो ये हो जाएगा -1 की पावर अल्फा, ये होगा रेसिड्यू। देखो वहां मैंने रेसिड्यू के अंदर किस क्या लिखा हुआ है, z⁻अल्फा एफ जेड, गलती से भी एफ जेड मत ले लेना, जी सॉरी। तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा e⁻²πi, क्या हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 2 पाई आई अपॉन 1 - e⁻²πi अल्फा,
करेक्ट है। और ये ई टू द पावर आई पाई अल्फा। देखो सही है। 2 पाई आई -1 टू द पावर माइनस अल्फा था ना। ये माइनस था, तो ये माइनस था। ठीक, इसको नीचे ले आओ, तो हो जाएगा 2 पाई आई अपॉन ई टू द पावर आई पाई अल्फा माइनस ई टू द पावर माइनस आई पाई अल्फा, और 2 आई को नीचे कर लो, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन साइन पाई अल्फा। यानी इसका मतलब है कि अगर तुमसे कोई पूछता कि 0 से इन्फिनिटी एक्स टू द पावर हाफ अपॉन 1 + x dx का आंसर क्या होगा, तो तुम कहोगे कि इसका आंसर होगा पाई। बड़ी अजीब दुनिया है पाई की। अब देखो यहाँ क्वेश्चन रखते जाओ, सवाल सॉल्व होता चला जाएगा। जितने सारे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं सब यहाँ पे हम प्लांट कर सकते हैं ना। एक लॉग से एसोसिएटेड क्वेश्चन बताता हूँ, क्योंकि लॉग में भी ब्रांच पॉइंट है। तो इसके थ्रू कम से कम 5 और क्वेश्चन करना। ठीक है, कर सकते हो। ये एक क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मैंने एक थ्योरम आपको एक्सप्लेन कर दिया ना। हाँ, नहीं तुमने तो एक्स रेज टू द पावर क्या सीखा है, तुमने तो अल्फा सीखा है ना। तो नहीं है तो तुम्हें उस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, तभी तो तुम्हारे काम की चीज बनेगी। भाई तुमने जो थ्योरम सीख लिया, उस थ्योरम का अगर तुम यूज करना चाहते हो तो तुम्हारा क्वेश्चन उस फॉर्म में भी तो होना चाहिए। ठीक है।
आ जाओ। उधर उधर उधर। सही देखना। ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि जिसमें लॉग इन्वॉल्व है। इंटीग्रल 0 to ∞ ln x होल स्क्वायर अपॉन 1 + x² dx। मान लो इस टाइप का कोई क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, तो देखो, अगर मैं इसको एफ जेड मानूंगा भी तो उसमें लॉग जेड आ जाएगा। मान लो मैं इसको एफ जेड लूं तो क्या आ जाएगा, एल एन जेड होल स्क्वायर अपॉन 1 + z²। तो z = 0 एक ब्रांच पॉइंट आ जाएगा। तो जरा इसको देखें कैसे हैंडल करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं एक कॉन्टूर बना रहा हूं। ठीक है। और उस कॉन्टूर में इस जीरो को अवॉइड कर दे रहा हूं। ऊपर कुछ ज्यादा यहां बनाता हूं। ये इसलिए, आइडिया क्या है कि 0 to ∞ लेके आना है तो एक्स एक्सिस पे चलना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस पे चलते चलते जब तुम यहां पहुंचोगे तो यहाँ पे एक एप्सिलॉन रेडियस का सर्कल बना लो। ठीक। एंटी क्लॉकवाइज जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ। इसको सी एप्सिलॉन कह लो, छोटे वाले सर्कल को, और बड़े वाले को सी कैपिटल आर कह लो। तो ये क्या हो जाएगा, -r, और ये हो जाएगा +r। क्लियर है। तो ये तुम्हारा कॉन्टूर हो गया। अब अगर इस कॉन्टूर के सहारे मैं इस पे अप्लाई करूं और किसी तरह से लिमिट लगा के ये निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा। और इसमें नजर आ रहा है कि अगर 0 to ∞ वाली चीज आती है तो कहीं ना कहीं ये इंटीग्रल में निकाल सकता हूं, अगर मैं एप्सिलॉन को टेंडिंग टुवर्ड्स 0 कर दूं और आर को टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी कर दूं। तो ये स्टोरी पहले से ही दिमाग में क्लियर है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्टूर का आइडिया समझ में आया। तो अब देखो, कॉन्टूर इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड, क्लोज्ड कॉन्टूर एफ जेड डी जेड क्या होगा। दिस विल बी 2 πi सम ऑफ रेसिड्यू, क्योंकि नीचे जो है जो पोल्स हैं वो आयोटा और माइनस आयोटा है, तो आयोटा वाला लेंगे, माइनस आयोटा वाला नहीं लेंगे। ठीक, क्योंकि आयोटा कहीं यहां होगा और माइनस आयोटा कहीं यहां होगा। इट विल बी आउटसाइड द कंटूर। और 0 ब्रांच पॉइंट है, उसको अवॉइड करते हुए निकलेंगे। तो ये देखो, ये सही है। कॉशी इंटीग्रल फार्मूला, इज दिस ओके। तो अब अप्लाई करो जरा अपने आप। -r to -epsilon fx dx, इज दिस ओके। कहाँ चलेंगे, एक्स एक्सिस पे। जेड की वैल्यू क्या होगी, एक्स, प्लस एप्सिलॉन एफ जेड डी जेड। सर्कल पे चलेंगे, प्लस एप्सिलॉन टू आर एफ एक्स डी एक्स, प्लस सी आर एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 πi सम ऑफ रेसिड्यू।
ठीक। अब जरा एप्सिलॉन को जीरो की तरफ ले जाते हैं और आर को इन्फिनिटी की तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ln x स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इन दोनों को हटा रहा हूं, ठीक है, लिमिट में एप्सिलॉन गोज टू जीरो एंड आर गोज टू जीरो, तो फिर से वही लिमिट पुट करो, जॉर्डन्स लेमा, हटा रहा हूं इसको। ठीक। अब ये आ जाएगा जीरो टू इंफिनिटी ln ऑफ x होल स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, रेसिड्यू तो एक ही पॉइंट पे निकालना है तो निकाल लेते हैं, टू पाई आई जेड माइनस आई इंटू, बोलो भाई, ln जेड स्क्वायर जेड माइनस आई जेड प्लस आई जेड इज इक्वल टू आई। ओके, तो ये तो थोड़ा सुंदर दिख रहा है, जो हमें चाहिए था मिल गया, लेकिन ये नहीं चाहिए था, इसको थोड़ा ऐसा बना लेते हैं। तो पहले तो ये ऊपर चाहिए, ये नीचे चाहिए, तो पहले माइनस साइन लगा रहा हूं, इसको नीचे भेज रहा हूं, इसको ऊपर भेज रहा हूं, फिर माइनस इन्फिनिटी नहीं चाहिए, तो x को माइनस एक्स पुट कर देता हूं, डेफिनेट इंटीग्रल में कर सकते हैं, लिमिट बदल दे जाती है, तो x जीरो इज इक्वल टू माइनस जीरो जीरो, इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, x इज इक्वल टू माइनस एक्स ln ऑफ माइनस एक्स, x इज इक्वल टू माइनस एक्स कोई फर्क नहीं, dx इज इक्वल टू माइनस dx, माइनस गायब, यहां पे ln ऑफ माइनस एक्स आ गया, और राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा मेहनत करोगे तो ये क्या हो जाएगा, टू आयोटा इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहां आ जाएगा पाई लॉग ऑफ आई स्क्वायर, और लॉग ऑफ आयोटा का होल स्क्वायर जो कि हो जाएगा पाई लॉग ऑफ आयोटा को ई टू द पावर आई पाई बाई टू लिख रहे हैं, तो विच विल बिकम माइनस पाई क्यूब बाई फोर। अब शुरू वाली मैथमेटिक्स का फायदा देख रहे हो, जो हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स थोड़ा ढंग से किया था उसका। अब इसको थोड़ा हैंडल करो, जो माइनस अंदर पहुंच गया है, तो इसके लिए जीरो टू इंफिनिटी ln ऑफ माइनस वन इंटू एक्स कर लूं, कोई दिक्कत, ये माइनस एक्स को माइनस वन इंटू एक्स लिख लिया, और फिर माइनस वन को ई टू द पावर आई पाई लिख लिया, और फिर ये log ए भी था तो इसको log ए प्लस log बी लिख लिया, और जब log ए किया तो आई पाई आ गया, तो ये हो जाएगा आई पाई प्लस ln एक्स का होल स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स।
ठीक। और अब हाई स्कूल का फॉर्मूला सब इंपॉर्टेंट है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, तो यहाँ पे जब इसको ओपन करोगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस पाई स्क्वायर प्लस 2ab, 2i, 2i पाई ना, 2i पाई ln x, और dx हो गया। अभी तक मैंने देखो दूसरे वाले को छुआ नहीं था, अब छूने जा रहा हूं, इसको हटा रहा हूं यहां से, और इसको लिख दे रहा हूं प्लस 2 टाइम्स 0 to ∞ ln x होल स्क्वायर 1 + x² dx। ठीक है ना, इधर वाले को उसमें जोड़ लिया। और जो यहां है, तो एक है -π² 0 to ∞ 1 + x² dx, और एक है आयोटा 0 to ∞ आयोटा 2π ln x बाई 1 + x² dx इज इक्वल टू है -π³ प्लस आयोटा इंटू 0। लिख सकता हूं ऐसे। इमेजनरी कभी मिक्स नहीं होता, इमेजनरी इमेजनरी के इक्वल होगा। तो यहां से फ्री में एक और नया इंटीग्रल मिल गया, 0 to ∞ ln x अपॉन 1 + x² dx इज इक्वल टू 0। ये एक प्रीवियस ईयर जस्ट क्वेश्चन है। ठीक है। और दूसरे वाले में देखो, ये तो बड़ा सिंपल इंटीग्रल है, tan−1x 1/a tan−1x, tan−1 ∞, π/2, तो ये हो जाएगा -π² इंटू π/2 इज इक्वल टू माइनस, सॉरी, प्लस, ये वाला मैंने लिखा ही नहीं इस साइड, ये भी है भाई। ठीक है, इंटीग्रल भी तो है, प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to ∞ ln x होल स्क्वायर 1 + x² dx इज इक्वल टू -π³/4। यहाँ π³/2 है, ये इधर आएगा, प्लस π³/2 हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा π³/4। और ये 2 उधर जाएगा, तो 0 to ∞ ln x का होल स्क्वायर 1 + x² dx will be π³/8। है ना बड़ी अजीब बात, कि लॉग इंटीग्रल और करते करते पाई आ गया π³/8 उसका आंसर। कैसे पता कि यही आएगा? यहाँ पे 1 + x² की जगह 1 - x² लिख देगा, तो तुम जो उधर 2πi कर रहे हो वो πi करना पड़ेगा, जो रेसिड्यू आयोटा पे निकाल रहे हो -1 पे निकाल। एक्चुअली तुम इसको मैं 2 मिनट में भी कर सकता हूँ, ये तो मैं तुम्हें समझा रहा था। भाई मुझे क्या पड़ी है ये सब लिखने की, मैंने मन में ही सोच लिया कि ये -∞ to 0 फंक्शन लिखूं और 0 to ∞ लिखूं, बाकी सब 0 हो जाना है, और राइट साइड पे रेसिड्यू निकाल के लिख दूं, बस यही तो करना है।
ये इसलिए कि पहले एक बार किया होता है ताकि आपको आइडिया हो क्या हो रहा है। नहीं तो सजा सजा के लिखने की क्या जरूरत है। आप बस दो लाइन लिखो, माइनस इंफिनिटी टू जीरो दिस फंक्शन प्लस जीरो टू इंफिनिटी दिस फंक्शन एंड राइट साइड पे रेसिड्यू लिख दो। माइनस आयोटा वाले कोई रेसिड्यू मत लिखना। बस हो गया। याद इसलिए नहीं रख सकते कि यहां पे तो जरा सा चेंज करोगे तुम्हारा क्वेश्चन बदल जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन है जो आया हुआ क्वेश्चन, तो आप सोच लो किस लेवल का कैलकुलेशन का आपको नॉलेज होना चाहिए। बट अब अगर ध्यान से देखोगे तो करने के बाद ये 3 ही मिनट का क्वेश्चन है। आप सीधा लिखोगे माइनस इंफिनिटी टू जीरो दिस फंक्शन प्लस जीरो टू इंफिनिटी दिस फंक्शन। हाँ वो तो भाई आना ही चाहिए। और ये जो ट्रिक है तो क्लास ट्वेल्थ वाली ट्रिक है। भाई माइनस लेने से लिमिट स्विच हो जाती है। फिर डेफिनेट इंटीग्रल है, तो डेफिनेट इंटीग्रल में मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ, लिमिट बदल दूं बस उस हिसाब से। वैसे ये जहाँ जहाँ बुक्स वगैरह में सॉल्व होता है वो पता नहीं क्या क्या सर्कस करते हैं। ये मेरा अपना तरीका है। अपने फॉर्म का मतलब नहीं समझा। हाँ। नहीं देखो।